स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी के हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर 25 तक। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से जरूर देख लें। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको जरूर से जरूर कर लेना ज्वाइन, क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। करंट अफेयर्स के अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने पिछली वीडियो में 25 एमसीक्यू से डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में 26 एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, 50 तक चलेंगे। तो इन 25 सवालों में आपके कितने सही सवाल होते हैं जरूर से जरूर उसको देखिएगा। एक कॉपी पेन साथ में रखिएगा और आंसर लिखते चलिएगा अपनी तरफ से, और फिर ये मैच करिएगा कि आपके इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 26 आज की क्लास का, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो सी ऑप्शन है इसका, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यानी कि जो माइक्रो कंपनीज होती हैं सबसे छोटी होती हैं, उससे ऊपर स्मॉल होती हैं और उसके ऊपर मीडियम होती हैं। तो ये एमएसएमई की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज ऑफ 2023। तो 2023 तक अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो ऑफकोर्स चाइना है, क्योंकि चाइना से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। मेजरली उसमें इंपोर्ट्स हैं, भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करता है वहाँ से और बहुत कम मात्रा में निर्यात करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28 कि विच इंडेक्स मेजर्स इन्फ्लेशन इन इंडिया। यानी कौन सा ऐसा सूचकांक है जो मुद्रास्फीति की दर को नापता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीडीपी डिफ्लेटर, या ए और बी दोनों। जिसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं भारत में इन्फ्लेशन के रेट को बताने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 कि द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। यानी कि सदाबहार क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, अर्बन डेवलपमेंट से, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, या रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सतत कृषि, शहरी विकास, औद्योगिक विकास और नवीकरणीय ऊर्जा। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, जो एक सतत कृषि है उससे बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कमिटी रिकमेंडेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए, या वो रिफॉर्म्स कब हुए, तो 1991 में हुए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के। तो अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कमेटी थी जिस समिति ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश की थी? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, और मनमोहन सिंह जी ने उस पर काम किया था। तो केलकर कमेटी थी क्या, नरसिम्हम कमेटी थी, गाडगिल कमेटी थी, या रंगराजन कमेटी थी? तो वो कमेटी थी नरसिम्हम कमेटी। तो नरसिम्हम कमेटी ने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशंस दी थी और बाद में उन रिकमेंडेशंस को माना गया था और उस पर काम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बहुत ही फेमस स्कीम है। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको 1998 में लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुत बड़ा एरिया गन्ने के अंदर आता है, हालांकि उस गन्ने की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी क्वालिटी महाराष्ट्र में आपको मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का एरिया इतना बड़ा है तो इसलिए बहुत बड़े एरिया में जो खेती है, वो चाहे वो गेहूं में हो चाहे वो गन्ने में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। यानी कि बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करती है ऐसी कौन सी संस्था है? आरबीआई नहीं है, सेबी नहीं है, आईआरडीएआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आईआरडीएआई जो है वो इंश्योरेंस को, बीमा सेक्टर को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 कि हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? नीति आयोग नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ जो है वो इसके लिए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है कि व्हाट डज एफडीआई स्टैंड्स फॉर। एफडीआई क्या है? तो एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो जो
डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज जब भारत के अंदर या किसी भी एक देश के अंदर इन्वेस्ट करती हैं उसको एफडीआई कहा जाता है। एफआईआई किसको कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो एफआईआई क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि विच टैक्स रिप्लेस्ड दी वैल्यू एडिड टैक्स इन इंडिया, यानी कि वैट को किस टैक्स ने हटाया, जीएसटी ने हटाया, तो जीएसटी आ गया है अब वैट की जगह। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि विच इंडियन कंपनी वाज द फर्स्ट टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 बिलियन, तो ऐसी कौन सी भारत की पहली कंपनी थी या है जो मार्केट कैप जिसका $100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर तक पहुंचा है, उसका जो पूंजी है वो कौन सी कंपनी है, तो वो है टीसीएस। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है टाटा ग्रुप के अंडर आती है, तो ये पहली कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन को पार कर पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया मेजर्ड बाय, तो भारत में जो गरीबी रेखा है किस चीज़ से मापी जाती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग जो है वो कितना व्यय कर रहे हैं उसमें, इनकम लेवल आपकी आय का स्तर क्या है, जीडीपी पर कैपिटा या एम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है और रोजगार दर कितनी है। तो किस चीज़ से वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च कर पा रहे हैं, कितना आप कंज्यूम कर पाते हो चीज़ों को, उस चीज़ से पता चलता है कि पॉवर्टी लाइन कितनी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आता है कि विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया, यानी कि आर्थिक जनगणना आयोजित करने के लिए कौन सी संस्था जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जिसको शॉर्ट में मॉस्पी कहा जाता है, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर आरबीआई। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी जो मंत्रालय है उसका काम यही है कि वो इकोनॉमिक सेंसस और इन सब चीज़ों के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर ध्यान देता है, सांख्यिकी के ऊपर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि विच ईयर वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डन इन इंडिया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, 1969 में किया गया। तो 1969 इंदिरा गांधी जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थी उन्होंने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और कई सारे बैंकों को उन्होंने उस टाइम पे नेशनलाइज किया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का यानी कि पूंजी बाजार का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या ट्रेजरी बिल्स। तो कैपिटल मार्केट का जो हिस्सा नहीं है वो ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, जिस तरह से एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसको आरबीआई बनाता है, इस तरह से एक फिस्कल पॉलिसी होती है, राजकोषीय नीति होती है जिसको भारत सरकार बनाती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है या मैनेज करना है पब्लिक डेट को यानी कि सार्वजनिक ऋण को हमें प्रबंध करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ यानी कि आर्थिक स्थिरता और विकास को हासिल करना है, या फिर कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना है। तो उसका सही आंसर है अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम यही है कि देश के अंदर जो इन्फ्लेशन का दर है, मुद्रास्फीति का दर है, वो एक लेवल में मेंटेन रहे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन 1998, 1998 में कौन से भारतीय एक अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जगदीश भगवती नहीं, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन या मनमोहन सिंह। तो अमर्त्य सेन जो है वो एक ऐसे इकोनॉमिस्ट है इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 45 आता है कि व्हाट डज रेपो रेट मीन, रेपो रेट का मतलब क्या है, रेट जिसमें बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से यानी कि वह दर जिस दर पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, या रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स, या ये वो रेट है जिस पे आरबीआई बोरो करता है बैंक से, या इन्फ्लेशन रेट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि जिस रेट पे बैंक्स उधार लेते हैं आरबीआई से पैसा, तो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बैंक्स को देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है, और जब ये बैंक्स अपना पैसा आरबीआई को देते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46 कि विच प्रोग्राम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी थी जिससे कि सभी लोगों को शहरी एरिया में घर मिलने की बात की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ही इसका सही उत्तर है। मनरेगा नहीं है, उदय स्कीम भी नहीं है, अमृत स्कीम भी नहीं है। तो PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये अर्बन शहरी एरिया के लिए भी था, शहरी क्षेत्रों के लिए भी था और ग्रामीण के लिए भी था। तो PMAY अर्बन है, PMAY रूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है RBI का। तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 कि इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो ये कांडला में इस्टेब्लिश किया गया है। तो मुंबई नहीं है, चेन्नई नहीं है, कोलकाता नहीं है, कांडला में इस्टेब्लिश किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इनमें से कौन सी एक विनिवेश की रणनीति है। PSU के शेयर्स बेच देना, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेच देना, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना, प्राइवेटाइजिंग द रेलवेज, रेलवे का निजीकरण करना, या MSME को बूस्ट करना। तो इनमें से कौन सा एक तरीका होगा जिससे कि जो एक डिसइन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो है PSU के शेयर्स को बेच देना। जैसे जैसे अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग PSUs हैं और उसके शेयर्स को आप पब्लिक के लिए या प्राइवेट कंपनीज को बेच देते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप उस कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सरकार उस पर से अपना आधिपत्य खत्म करना चाह रही है और उसको प्राइवेटाइज करने का एक कोशिश करी जा रही है। इस वीडियो का 50th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इन चारों सेक्टर्स में से, चारों फील्ड्स में से कौन सा एक सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है। रेलवेज में देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग काम करते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज में भी बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं, IT सेक्टर में भी हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है भारत में, लेकिन फिर भी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में भारत में सबसे बड़ा जो नियोक्ता है, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो कृषि है। अगर आप टेक्निकली सोचें तो कृषि है, क्योंकि कृषि में लगभग आधी जनसंख्या भारत की 50% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम कर रही है। तो लेकिन वो GDP में बहुत कम योगदान देता है एग्रीकल्चर, लेकिन लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अभी भी यही है। अगर आप रेलवेज में देखेंगे तो 10 से 12 लाख लोग काम करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज में देखेंगे तो सब मिला के आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख लोग मिलेंगे, 16 लाख लोग मिल जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको करोड़ों में संख्या मिलेगी। तो इसलिए लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भारत में कौन है? एग्रीकल्चर है। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे, आप सब लोगों को अच्छे लगे होंगे और आप सब लोगों ने करे भी होंगे। कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी 7665804421 पर आप क्वेरीज भी कर सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैसेज करके आप पूछ भी सकते हैं। तो बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।